गुड मॉर्निंग। होप सो आप सबकी प्रिपरेशन हो गई होंगी। आज हम लोग करेंगे सरफेस केमिस्ट्री क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो लास्ट मिनट रिवीजन के लिए हमें कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने चाहिए वो हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सरफेस केमिस्ट्री। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर पाउडर सब्सटेंस मोर इफेक्टिव एड्सॉर्बेंट देन देयर क्रिस्टलाइन फॉर्म्स। तो वो ये पूछ रहा है कि जो पाउडर सब्सटेंस होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव क्यों होते हैं रेदर देन इट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म। आप लोगों को पता होगा कि जो पाउडर्ड फॉर्म होते हैं वो इजीली वर्क करते हैं। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए आपके पास शुगर के क्रिस्टल्स हैं, ठीक है, तो आपको पता है वो बहुत धीरे धीरे काम करेंगे, बहुत धीरे धीरे डिज़ोल्व होंगे वाटर में। अगर उसकी जगह आप पाउडर शुगर ले लेते हैं तो आपको पता है कि जो पाउडर शुगर होती है वो इजीली वर्क करती है रेदर देन द क्रिस्टलाइन शुगर। तो यही आपको इसके अंदर आंसर लिखना है। देखिए, अ फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस इज मोर इफेक्टिव एज एड्सॉर्बेंट बिकॉज, अभी मैंने बताया, इट हैज़ मोर सरफेस एरिया सो मोर एड्सॉर्प्शन अकर्स। देखो उसका क्या हो रहा है, सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा क्योंकि आपके पास अगर पाउडर है तो अगर आपके पास यहाँ पे क्रिस्टल्स हैं, ठीक है, तो क्रिस्टल इस तरह से जैसे ही आप इसको पाउडर कर देंगे तो इसका जो सरफेस एरिया होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। सरफेस एरिया इंक्रीज होने से क्या होगा, जो एक्टिव साइट्स होती हैं वो भी इंक्रीज कर जाती है क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं। जब छोटे छोटे हो जाते हैं तो एक्टिव साइट्स भी इंक्रीज कर जाती हैं और ज़्यादा एड्सॉर्प्शन होता है हमारा। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट वन सिमिलैरिटी बिटवीन फिजियोसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन। बेटा उसने पूछा है जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है और केमिकल एड्सॉर्प्शन होता है उसके अंदर एक सिमिलैरिटी बताइए। देखिए बेटा अभी बताया कि दोनों की ही दोनों अगर सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है तो एड्सॉर्प्शन दोनों ही केसेस में इंक्रीज कर जाती है। अगर हम उसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं समहाउ, तो उसके क्या होते हैं, एक्टिव साइट्स इंक्रीज होंगी। एक्टिव साइट इंक्रीज होने की वजह से एड्सॉर्प्शन हमारा इंक्रीज हो जाता है। तो इसके अंदर भी हमें इसी टाइप से ही ये आंसर लिखना है। सी, बोथ इंक्रीज विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ द एड्सॉर्बेंट। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा, मैंने एक रफली डायग्राम से आपको समझाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। आपको डिफरेंस बताना है, ठीक है, एटलीस्ट आपको 3 डिफरेंस बताने होते हैं। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आपको वहाँ पर 3 डिफरेंस तो लिखने ही लिखने होते हैं। वो आपको ये नहीं कहेगा 1 लिखो 2 लिखो, ठीक है, ये आपको खुद से होना चाहिए कि आपको एटलीस्ट वहाँ पर 3 आपको मेंशन करने ही हैं। फर्स्ट, it is a surface phenomena, that is it is occurs only at the surface of the adsorption. ओके, मीन्स ये हमारा सिर्फ और सिर्फ अगर हमारे पास कोई भी ये ऑब्जेक्ट है तो ये सिर्फ एक सरफेस फिनोमिना है, वो सिर्फ सरफेस के ऊपर होगा। और एब्जॉर्प्शन जो होता है वो अंदर तक जाते हैं, जो उसके पार्टिकल्स हैं वो अंदर तक जाते हैं। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर्म ले लीजिए आपको पता है अगर हम फॉर्म को वाटर में डिप कर देते हैं तो जो पानी है वो अंदर तक चला जाता है। अगर यहाँ पे उसकी जगह हम ग्लास ले लेते हैं तो ग्लास में आपको पता है उसके अंदर नहीं जाएगा पानी, सिर्फ उसके सरफेस के ऊपर ही पानी रहता है। ओके, तो ये एक बल्क फिनोमिना है और ये एक सरफेस फिनोमिना है। अगर वो आपसे सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन पूछ लेता है एड्सॉर्प्शन की या एब्जॉर्प्शन की तो भी आप यहाँ पे इसका फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं और आपका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट उसने क्या कहा है, द कंसंट्रेशन ऑन द सरफेस ऑफ द एड्सॉर्बेंट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट इन द बल्क। आप खुद देख सकते हैं कि जो कंसंट्रेशन है वो हमारी डिफरेंट है क्योंकि सरफेस फिनोमिना है तो ऑब्वियस जो कंसंट्रेशन है वो हमारी सरफेस पे ही ज़्यादा है, अंदर बहुत मिनिमम होती है, बट जो इसकी कंसंट्रेशन होती है वो सेम होती है थ्रू आउट द मटीरियल। इसमें क्या होता है, जिसका रेट होता है वो हाई होता है इन द बिगनिंग, देन डिक्रीजेस टिल इक्विलिब्रियम इज अटेन।
ओके, मीन्स यहाँ पर ये आप देखिए ये एक लेयर बन गई है। अब जो इसकी एक्टिव साइड, जो ये वाली एक्टिव साइड थी, वो तो अब हमें नहीं मिल रही ना, तो जो इसका एड्सॉर्प्शन होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, क्योंकि जो एक्टिव साइड्स हैं वो ख़त्म होने लग जाते हैं। पर इसके अंदर क्या है, क्योंकि ये एक सरफेस फिनोमिना नहीं है, ये अंदर तक मटेरियल इसके अंदर जा रहा है, तो इसका जो रेट होता है वो हमेशा सेम रहता है। ओके, चलिए, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रोल ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल इन गैस मास्क। देखिए बेटा, जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है गैस मास्क में, वो क्या करता है, जितनी भी पॉइजनस गैसेस आती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है एयर के अंदर जो भी प्रेजेंट होती है, और उसके बाद एयर को प्यूरिफाई करता है। एयर को प्यूरिफाई करने के बाद जितना भी एयर को प्यूरिफाई किएगा, और जो हमारे नोस्ट्रल्स हैं, ओके, वहाँ तक वो क्या करता है, फ्रेश एयर को ही वो पास आउट करने लगता है। जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होते हैं, जितनी भी हार्मफुल गैसेस होती हैं, वो यहीं पर जो चारकोल होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये एक तरह से क्या कर रहा है, उसको सेपरेट कर रहा है पॉइजनस गैसेस को और फ्रेश एयर को, क्योंकि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो गया, तो आपको सिर्फ क्या मिल रहा है, यहाँ पर फ्रेश एयर मिल रही है फॉर ब्रीदिंग। ठीक है, तो ये उसका रोल होता है। नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन फिजियोसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन। फर्स्ट पॉइंट क्या है, जो इसके अंदर फिजियोसॉर्प्शन के अंदर या फिजिकल एब्जॉर्प्शन जिसको हम बोलते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, वीक वैन डर वाल फोर्सेस होते हैं। केमिकल ऑप्शन में क्या होता है बेटा, जो केमिकल बॉन्ड के अंदर जो हमारे फोर्सेस यूज़ होते हैं वो वही यहाँ पर भी होते हैं। ये क्या है, ये रिवर्सिबल है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो प्रोसेस होती है वो क्या है, रिवर्सिबल है। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दो या प्रेशर डिक्रीज कर दो, आपको दोबारा से वही मटेरियल मिल जाता है। पर ये जो प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कंपाउंड बन जाता है। जैसे ही यहाँ पर रिएक्शन होगी केमिकल ऑप्शन में, तो रिएक्शन के साथ क्या करेगा, वो एक कंपाउंड बना लेगा। जब कंपाउंड बन जाता है तो उसको रिवर्स करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो वो इजीली नहीं हो सकता है। थर्ड पॉइंट है कि ये क्या होता है, लो टेम्परेचर पे टेक्स प्लेस होता है एंड डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तो जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है वो हमारा क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। अब इसमें क्या होता है, इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पर जो केमिकल एब्जॉर्प्शन होता है वो इंक्रीज कर जाता है। इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड एब्जॉर्प्शन। तो टेम्परेचर ध्यान रखिएगा, अगर ये टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो ये डिक्रीज करेगा, और जो हमारा केमिकल ऑप्शन होता है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये क्या बनाता है, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर की जो लेयर्स होती हैं ये कैसे बना लेता है, इस तरह से बनाता है कि एक के ऊपर एक एब्जॉर्प्शन चलता रहता है। इस तरह से ये मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बना लेता है। पर यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ यूनिमॉलिक्यूलर लेयर बनती है, कि लेयर सिर्फ यहीं पर होती है, एक्टिव साइट ज़्यादा होती है, वहीं पर ही हमारी क्या होती रहती है, एब्जॉर्प्शन होती है। ये दूसरी लेयर पे काम नहीं करता है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन रेफरेंस टू Freundlich adsorption isotherm, write the expression for the adsorption of gases on solid in the form of an equation। बेटा अभी देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर का काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट है। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमारा फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा था, डिक्रीज़ कर रहा था। ठीक है, और क्या हो रहा था, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो जो केमिस ऑप्शन था वो हमारा इंक्रीज़ ही कर रहा था। डैट मीन्स आपके पास जो टेम्परेचर है एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके ऊपर एब्जॉर्प्शन हमारा डिपेंड करता है। तो फ्रेडलिच ने क्या किया था, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था। आइसोथर्म का मतलब ही क्या होता है, टेम्परेचर को उसने कांस्टेंट रखा।
टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के बाद उसने देखा कि जो हमारा मास होता है एड्सॉर्बेंट का, उसने उसको कहा था x बाय m, मास ऑफ द एड्सॉर्बेंट पर यूनिट ग्राम। तो उसने ये देखा कि क्या टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के बाद जो प्रेशर है उसका कोई फ़र्क पड़ता है हमारे एड्सॉर्प्शन पर या नहीं पड़ता है। तो उसने इसके बारे में देखा था। उसने देखा था पहले तो हमारा लीनियर ग्राफ बनता है, उसके बाद वो कर्व्ड हो जाता है। तो ये उसने फ्रेंडलिश ने बताया था। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, उसने एक ग्राफ बनाया था x बाय m, मैंने अभी बताया था मास ऑफ द गैस एड्सॉर्ब पर ग्राम ऑफ द एड्सॉर्बेंट, ठीक है। और उसने प्रेशर के वर्सेस बनाया था, टेम्परेचर का उसने कांस्टेंट रखा था। तो देखिए, पहले तो हमारा ग्राफ लीनियर है। लीनियर का मतलब क्या है, जो ये मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। पर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद हमें कुछ कर्व मिलने लगा, उसके बाद क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। अगर कांस्टेंट कोई वैल्यू हो जाती है या पैरेलल हो जाती है तो हम क्या कहते हैं कि उसकी वैल्यू क्या हो गई है, 0। तो उसके ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो हमने कहा x बाय m इक्वल टू p की पावर 0। k हमारा एक कांस्टेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, k। अब देखिए, जो ये कर्व है, कर्व देखा गया कि जो हमारा मास है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर के 1/n, प्रेशर के 1/n, ठीक है। तो यहाँ पर देखा गया n क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, k। तो हमारी वैल्यू क्या बन जाती है यहाँ पे, x बाय m इक्वल टू k p 1/n, जो n है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो हमने इसमें क्या किया, पूरी इक्वेशन को लॉग में चेंज कर लिया। तो लॉग x बाय m इक्वल टू लॉग k मल्टीप्लाई है, तो आपको पता है तो वो लॉग में जाकर प्लस हो जाता है, प्लस पावर आगे आ जाएगी 1/n लॉग p। तो उसने हमसे इतना ही पूछा है। तो आपकी ये इक्वेशन होगी फ्रेटलेस एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफ्रेंशिएट बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ट्रू सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जिनका क्या होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर पार्टिकल साइज होता है। और जो सस्पेंशन होते हैं वो क्या होते हैं, जो कोलाइडल होते हैं। पहले कोलाइडल देखते हैं। कोलाइडल जो होते हैं वो ट्रू और सस्पेंशन के बीच के मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे। और जो सस्पेंशन का साइज कितना होता है, 10⁻⁶ मीटर से ज़्यादा होता है। ओके, तो ये इनके बीच के होते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं वो कैसे होते हैं, होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है वो आपको सेम फेस में दिखाई देंगे, कोई भी डिफरेंट फेस आपको नहीं दिखाई देगा। ओके, ये क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस। हम इनको हेट्रोजीनियस लिख देते हैं, और अगर हम एक्चुअल में देखें तो ये क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस बट seems to be homogeneous। इसका मतलब ये है, होते तो ये हेट्रोजीनियस है पर हमें लगते हैं, देखने में हमें लगते हैं कि ये होमोजीनियस है। आप एग्जांपल मिल्क का ले सकते हैं। आपको पता है कि जो हम मिल्क को देखते हैं, रॉ मिल्क जो होता है वो आपको सेम बिल्कुल लिक्विड ही दिखता है। पर क्या ऐसा होता है, जैसे ही आप उसको बॉईल करते हैं आप देखते हैं उसका जो फैट पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं और लिक्विड पार्टिकल अलग हो जाता है। डैट मीन्स कि वो तो था तो वो हेट्रोजीनियस, पर वो आपको लग कैसे रहा था, होमोजीनियस, सेम फेस लग रहा था। जो सस्पेंशन होते हैं वो तो हेट्रोजीनियस ही होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था इसका पार्टिकल साइज क्या होता है, 1 नैनोमीटर से कम होता है। 10⁻⁹ क्या होता है हमारा, नैनोमीटर, ठीक है। ये इनके दोनों के बीच का होता है, 10⁻⁹ to 10⁻⁶ मीटर। और इसका साइज कितना होता है, 10⁻⁶ मीटर। ओके, अब क्या होता है, ये फिल्टर पेपर और एनिमल मेम्ब्रेन से पास आउट हो जाता है, मतलब फिल्टर कर सकते हैं। एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन। अब यहाँ पे क्या होता है,
ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से तो ये पास कर सकते हैं, पर जैसे ही हम एनिमल मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं तब ये फिल्टर नहीं हो पाते हैं। एग्जाम्पल मिल्क। ये हमारे क्या होते हैं फिल्टर पेपर से, नाइदर फिल्टर पेपर से नाइदर एनिमल मेम्ब्रेन से, किसी से भी ये हमारे फिल्टर नहीं हो सकते हैं। एग्जाम्पल है आपका मडी वाटर। आप देख लो मडी वाटर को अगर आप फिल्टर पेपर से छानते हो तो मड अलग हो जाएगी और वाटर अलग हो जाएगा, तो आपने तो पार्टिकल्स ही अलग कर दिए। जो नीचे आपको पानी मिलेगा, ठीक है, वो थोड़ा सा मडी होगा बट फिर भी वो वाला तो सस्पेंशन तो नहीं रहेगा ना, वो तो उसमें उसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आ चुके होंगे, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि वो पास नहीं होगा। ओके, एज ए कोलाइड जो हम एज ए सस्पेंशन वो पास नहीं होगा, राइट, फिल्टर नहीं होगा। पास का मतलब है फिल्टर नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A colloidal soil is prepared by the given method in figure. What is the charge on the hydrated ferric oxide colloidal particles formed in the test tube? How is the soil represented? उसने कहा है कि कोलाइडल सोल का क्या मेथड हो सकता है अगर हम उसको हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का कोलाइडल पार्टिकल ले हम टेस्ट ट्यूब में, तो वो आपको बताना है। देखिए यहाँ हमें एक टेस्ट ट्यूब दी हुई है, उसके अंदर क्या दिया हुआ है, फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन दिया हुआ है और NaOH सॉल्यूशन दिया हुआ है। आपको पता है जब भी हम कोलाइडल सोल बनाते हैं, अगर FeCl3 हमारे NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो एक नेगेटिवली चार्ज सोल बनती है। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, जो NaOH है, NaOH आपको पता है कैसे ब्रेक होता है, Na+ और OH- में। ओके, ये डिसोसिएट हो गया, तो जो OH- का वो एड्जॉर्प्शन कर लेते हैं। जिस भी पार्टिकल का एड्जॉर्प्शन होता है उसको हम 3 डॉट्स लगाकर, ये लिखने का मेथड है, हम यहाँ पर OH- लिख देते हैं। जिस भी एटम का या भी जिस भी कंपाउंड का या आप जिस भी आयन का बोल सकते हो एड्जॉर्प्शन हो रहा है, वो आपको इस तरह से लिखना होता है। तो नेगेटिव वाले का हमारा एड्जॉर्प्शन हो रहा है, तो हम ये क्या कहेंगे, ये जो सोल बना हमारा वो कैसा बना, नेगेटिवली चार्ज सोल बना। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, हमने ये लिखा है, इफ फेरिक क्लोराइड इज एडेड टू सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन a negatively charged soil is obtained due to adsorption of OH- ions. इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन ऑफ आयंस फ्रॉम सॉल्यूशंस। ओके, तो क्या बोल रहे हैं हम, प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन ऑफ आयंस फ्रॉम सॉल्यूशन, की वो सॉल्यूशन के अंदर से कौन से आयंस को एड्जॉर्ब कर रहा है उसी की टाइप की वो सोल बन जाता है। अगर वो पॉजिटिव आयंस को ले रहा है तो पॉजिटिव सोल बन जाएगी, अगर नेगेटिव आयंस की एड्जॉर्प्शन करवा रहा है तो वो नेगेटिव सोल बन जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सोल्स? वो आपसे मेन रीजन पूछ रहा है कि जो कोलाइडल सोल्स होते हैं वो स्टेबल क्यों होते हैं। ओके, देखिए इसके अंदर क्या होता है, जो इसका मेन रीजन है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेबलाइजेशन। मीन्स इसके अंदर क्या होता है, इक्वल एंड सेम टाइप ऑफ चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल विच कॉजेज रिपल्शन बिटवीन देम एंड प्रिवेंट द कोगुलेशन ऑफ द सोल। बात समझ में आई? इसके अंदर क्या होता है, सेम टाइप के जो चार्ज होते हैं वो इक्वल होते हैं। अगर 10 हमारे पास पॉजिटिव है तो 10 ही नेगेटिव होंगे, तो जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा रिपल्शन और अट्रैक्शन दोनों ही बना रहता है। और उसकी वजह से जो कोगुलेशन है, कोगुलेशन का मतलब होता है जो पार्टिकल्स होते हैं इकट्ठे होते हैं, या तो 10 पॉजिटिव होंगे उनके पास या 10 नेगेटिव होंगे। एग्जाम्पल से समझा रही हूँ मैं, कितने भी हो सकते हैं। अगर उसके पास 10 पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, या अगर हम दूसरी सोल लेते हैं उसके पास सिर्फ नेगेटिव ही नेगेटिव है, क्योंकि पॉजिटिव सोल्स वाले के पास पॉजिटिव वाले प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे और नेगेटिव के पास नेगेटिव वाले चार्ज ज़्यादा होंगे, तो इक्वल नंबर का मतलब यही है। तो आपको पता है जो पॉजिटिव और पॉजिटिव है उनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। अगर नेगेटिव नेगेटिव वाले को भी लेंगे तो भी उनके बीच में रिपल्शन होगा। तो रिपल्शन होने की वजह से वहाँ पे कोगुलेशन नहीं होता। कोगुलेशन कब होगा, जब उनके बीच में अट्रैक्शन होगी, जब उनके बीच में अट्रैक्शन होगी।
तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब अट्रैक्शन होगा तो ही हमारी यहाँ पे कोगुलेशन हो सकती है, तो जब रिपल्शन हो रहा है तो कोगुलेशन के चांसेस नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Out of BaCl2 and KCl, which one is more effective in causing coagulation of a negatively charged colloidal soul? बेटा इसके अंदर हमारा जो हार्डेस्ट कल्च रूल होता है वो लगता है। आपको पता होगा जिसका चार्ज ज़्यादा होता है, तो इसके अंदर क्या है, जिसका चार्ज आप देख सकते हैं यहाँ से, अगर आपको नहीं भी पता बेरियम किस में होता है तो इंटरचेंज कर दीजिए इसको। ठीक है, इनकी जो वैलेंसीज होती हैं, इनके जो हमारी एटॉमिसिटी होती है वो इंटरचेंज कर दो, तो इसकी कितनी हो जाएगी 2+, यहाँ पे 1 है तो इसकी +1। तो इसके अंदर से कौन ज़्यादा बेटर है, किसका चार्ज बेटर है, बेरियम का। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, बेरियम। तो हमारे पास क्या हो गया, BaCl2 इज मोर इफेक्टिव बिकॉज ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ ए कोगुलेटिंग आयन, ग्रेटर इट्स पावर टू ब्रिंग अबाउट कोगुलेशन। तो ये हार्डेस्ट कल्च रूल से को फॉलो करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफाइन द टर्म टिंडल इफेक्ट, पेप्टाइजेशन, कोगुलेशन एंड ब्राउनियन मूवमेंट। आप सबको पता होगा क्या होता है, तो हम जल्दी जल्दी से कर लेते हैं क्योंकि रिवीजन ही कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, when a beam of light is passed through a colloidal solution and viewed perpendicular to the path of incident light, the path of beam is illuminated by bluish light. This phenomena is called Tyndall effect. आपको पता है, अगर हम इजी लैंग्वेज में बोलें कि पार्टिकल्स की वजह से, जो भी पार्टिकल्स हमारे होते हैं सॉल्यूशन के अंदर, उसकी वजह से आपको पता है जो लाइट होती है वो स्कैटर्ड कर जाती है। लाइट क्या होती है, स्कैटर कर जाती है, क्योंकि आपको पता है लाइट तो हमारी स्ट्रेट चलती है। आपने पढ़ा हुआ है बचपन से, लाइट तो स्ट्रेट चलती है, पर वो स्ट्रेट थोड़े हमें दिखाई देती है। ठीक है, वो तो हमें चारों कोनों में दिखाई देती है, तो वो कैसे, वो स्कैटर कर जाती है। ठीक है, इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट है पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन क्या होता है, हम क्या करते हैं, जो फ्रेश प्रेसिपिटेट होता है उसको हम क्या करते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स में चेंज कर देते हैं बाय शेकिंग इट विद डिस्पर्स मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। आपने देखा होगा कि मिल्क होता है, मिल्क के अंदर आप अगर थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ करके डाल दो और उसको थोड़ा गर्म कर दो, तो आप देखते हैं वो पनीर के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वो जो पनीर होता है वो क्या होता है, पेप्टाइजेशन होता है, या प्रेसिपिटेट, हम मिल्क के प्रेसिपिटेट बोल सकते हैं। तो यही है, हम उसके अंदर क्या डाल देते हैं, सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो कोलाइडल में चेंज हो जाता है। तो ये घर का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपने सबने देखा भी होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन एक ही बात होती है। ये क्या है, हम लोग क्या करते हैं, जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उनको एग्रीगेट कर देते हैं, मींस उनको अट्रैक्ट करवा के एक कोगुलेट बना दिया जाता है, एक ग्रुप बना दिया जाता है। ठीक है, कि वो जिसकी वजह से एक लार्ज साइज का मॉलिक्यूल बन जाता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, प्रेसिपिटेट। अब लास्ट हमारी डेफिनेशन थी ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होती है, एक जिगजैग मोशन। इस तरह से कोई भी हमारी जिगजैग मोशन होता है कोलाइडल पार्टिकल्स का कोलाइडल सोल के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट। की इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, कोई भी जिगजैग मोशन उसे ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। क्योंकि ये हमारे एक साइंटिस्ट है ब्राउन, उन्होंने ही दिया था, तो उनके नेम पर ही हम इसको बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। नेक्स्ट है गिव रीजन। लेदर गेट्स हार्डन आफ्टर टैनिंग। जो लेदर होता है वो हार्ड क्यों हो जाता है, और एक डेल्टा इज फॉर्म्ड एट द मीटिंग पॉइंट ऑफ सी वाटर एंड रिवर वाटर। आपने देखा होगा एक डेल्टा बन जाता है, आपने ये एसएस में भी रीड किया होगा कि जहाँ पर सी वाटर और रिवर वाटर मीटिंग करते हैं, वहाँ पे जो सिल्ट्स और डैब्रिस होते हैं उसकी वजह से एक डेल्टा फॉर्म हो जाता है। और थर्ड है आर्टिफिशियल रेन इज कॉज्ड बाय स्प्रेइंग सॉल्ट ओवर क्लाउड्स। क्लाउड्स के ऊपर अगर हम लोग सॉल्ट डाल देते हैं तो उसकी वजह से आर्टिफिशियल रेन क्यों हो जाती है, इसके आपको रीज़न देने हैं। ठीक है,
एनिमल हाइड्स, एनिमल हाइड्स कोई हमारा लेदर होता है, आर कोलाइडल इन नेचर, वो कैसे नेचर के होते हैं, कोलाइडल इन नेचर। व्हेन ए हाइड विच हैज पॉजिटिवली चार्ज इज सॉक्ड इन टैनिन, भाई टैनिंग करने के लिए हम उसको एक सॉल्यूशंस में डालते हैं जिसको हम बोलते हैं टैनिन। उसके वो कैसा होता है, वो नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं। देखो ये हमारी जो हाइड है या लेदर है वो पॉजिटिव हो गया, और जो टैनिन होता है वो कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। तो जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्शन होते ही क्या हो जाएगा, कोगुलेशन हो जाएगा। तो कोगुलेशन की वजह से वो जो लेदर होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। ठीक है, कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है। देखिए जो सी वाटर होता है उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, और जो रिवर होता है उसके अंदर आपको पता है सैंड और क्ले होते हैं। जैसे ये दोनों मिलते हैं तो एक दूसरे को के चार्ज को क्या कर लेते हैं, न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। न्यूट्रलाइज करते ही क्या बन जाता है, प्रेसिपिटेशन हो जाता है, या जिसको आप कोगुलेशन बोलते हो। ओके, तो क्योंकि प्लस भी है उसके पास माइनस भी है, दोनों के पास हमारे दोनों चार्जेस हैं, प्लस भी और माइनस भी। जैसे सी वाटर और रिवर वाटर एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं तो वो क्या होगा, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। न्यूट्रलाइज करते ही क्या होगा, कोगुलेशन हो जाएगा, या फिर कोगुलेशन को ही हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन होते ही क्या होगा, सैंड और क्ले जो है वो जमने शुरू हो जाएगी, मीन्स वो एग्रीगेट हो जाएगा, और बिगर मॉलिक्यूल्स में जितने भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है वो एग्रीगेट होकर एक बिगर मॉलिक्यूल बना लेंगे। और ये नहीं है कि ये एक दिन में बनता है, इसको काफ़ी ईयर्स लग जाते हैं, आप कह सकते हो 100 ईयर्स लग जाते हैं एक डेल्टा को बनने के लिए। तो ये धीरे धीरे क्या बनता है, उसके अराउंड एक डेल्टा की फॉर्मेशन हो जाती है। ओके, नेक्स्ट था आपका आर्टिफिशियल रेन का। ऑन स्प्रेइंग ऑपोजिटली चार्ज कोलाइडल डस्ट और सैंड पार्टिकल्स ओवर ए क्लाउड फॉर्म फ्रॉम एन एरोप्लेन, द कोलाइडल वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द क्लाउड विल गेट न्यूट्रलाइज्ड. As a result, they will come closer and will grow in size to form a bigger water drops, ultimately will coagulate, causing artificial rain. देखो आपको समझ में आया होगा, हम क्या करते हैं, आपके पास क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स के ऊपर सॉल्ट डाल देते हैं या डस्ट सैंड पार्टिकल्स हम यहाँ पे डाल देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर नेगेटिव है, ठीक है, अगर हमने यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज दे दी तो वही वाली बात है, तो ये इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन की वजह से प्रेसिपिटेशन होगा। तो प्रेसिपिटेशन की वजह से जो ये मॉलिक्यूल्स हमारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, तो वो क्या आएंगे, एक ड्रॉप की फॉर्म में आ जाएंगे, जिसकी वजह से रेन हो सकती है। क्योंकि बहुत जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रेन नहीं बना सकते हैं जब तक वो बड़े ना बन जाए। आप देखते भी होंगे जो क्लाउड्स होते हैं वो तो हमेशा रहते हैं, पर हम ये कहते हैं ना जो ब्लैक क्लाउड्स होते हैं उन्हीं से रेन होती है। तो काफ़ी कंट्रीज ऐसी होती है जहाँ पर रेन होती ही नहीं है, तो वहाँ पर यही करना पड़ता है, क्लाउड्स के ऊपर एरोप्लेन की हेल्प से क्या करते हैं, उनके ऊपर कोलाइडल पार्टिकल्स डाल देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये एग्रीगेट हो जाते हैं, इनके अंदर प्रेसिपिटेशन बन जाती है। प्रेसिपिटेशन बनते ही क्या होगा, ये ड्रॉप्स में आ जाते हैं और रेन हो जाती है। नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सोल्स। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी, ईज ऑफ प्रिपरेशन। ये जो लायोफिलिक सोल्स होते हैं काफ़ी इजीली बन जाते हैं, इनकी डायरेक्ट मिक्सिंग से ही हमारे बन जाते हैं। ये डायरेक्ट मिक्सिंग से नहीं बनते, इनको स्पेशल मेथड चाहिए होते हैं बनाने के लिए। अब जो लायोफिलिक सोल्स होते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है कौन स्टेबल होता है, लायोफिलिक सोल्स स्टेबल होते हैं या लायोफिबिक। तो आपको क्या बताना, जो लायोफिलिक सोल्स होते हैं वो हमारे काफ़ी स्टेबल होते हैं और इजीली प्रेसिपिटेट या कोगुलेट नहीं होते हैं, ठीक है। अपोजिटली हमारे ये क्या होते हैं, ये इजीली प्रेसिपिटेट हो जाते हैं बाय एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि अगर हम कोई भी सुटेबल इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो वो इजीली प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, रिवर्सिबल होते हैं या इरिवर्सिबल होते हैं। जो हमारे लायोफिलिक होते हैं वो इरिवर्सिबल इन नेचर होते हैं। अगर वो एक बार हमारे प्रेसिपिटेट हो जाए,
ठीक है, तो उसको रीमिक्सिंग नहीं की जा सकती है, मतलब रीमिक्स करके वो आपको दोबारा से मिल सकते हैं। पर इसके अपोजिट क्या होता है, वो इरिवर्सिबल होते हैं। अगर एक बार उसका कोलाइडल सोल बन जाता है तो वो दोबारा से नहीं हो सकता। अभी मैंने आपको पनीर का एग्जांपल दिया था घर पे, क्या आप पनीर से दूध बना सकते हो? नहीं बन सकता। मीन्स वो एक बार कोलाइडल सोल में हमारे बन चुके हैं, तो आप उसको दोबारा से नहीं बना सकते हो। ओके, ठीक है। अब है सरफेस टेंशन। इनका जो सरफेस टेंशन होता है काफ़ी लोअर होता है डिस्पर्जन मीडियम से। इनका जो सरफेस टेंशन होता है वो सेम होता है एज कंपेयर टू डिस्पर्जन मीडियम। जो भी हमने डिस्पर्जन मीडियम लिया हुआ है उसके समवट सेम ही होता है और इनका बहुत कम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स एंड एसोसिएटेड कोलाइड्स। मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स, मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स हमारे कैसे बनते हैं? एग्रीगेशन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल, कि जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है वो एग्रीगेट बन जाते हैं और एक हमारा बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं जिसे हम मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स करते हैं। मैक्रोमोलिकुलर्स क्या होता है, वो पहले से ही लार्ज साइज में होते हैं, जैसे आपके पॉलीमर्स हो गए, रबड़ हो गया, नायलॉन हो गया, ये सब। एसोसिएटेड, एसोसिएटेड में क्या होता है, अब जब लार्ज आयंस हों हमारे पास, लार्ज आयंस भी जब एग्रीगेट हो जाए, यहाँ पर क्या होता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट हुए थे, यहाँ पे लार्ज आयंस जब एग्रीगेट हो जाते हैं, ठीक है, एक कंसंट्रेटेड बना लेते हैं, सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड बना लेते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एसोसिएटेड कोलाइड्स। जैसे आपका एग्जांपल है सोप सॉल्यूशन। आपने देखा होगा सोप के बाद क्या होते हैं कि उसके अंदर पूरे के अंदर कंसंट्रेट, जैसे आप पानी के अंदर सोप को घोलते हो तो वो पूरा का पूरा जो वाटर है वो आपका कंसंट्रेटेड बन जाता है और पूरे में आपको सोप ही सोप मिलता है। तो जितने भी उसके पार्टिकल्स होते हैं वो एग्रीगेट हो जाते हैं, मतलब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। देयर मॉलिक्यूलर मासेज आर नॉट हाई, इनके जो मॉलिक्यूलर मासेज होते हैं वो ज़्यादा हाई नहीं होते, इनके काफ़ी हाई मॉलिक्यूलर मासेज होते हैं, इनके भी मॉलिक्यूलर मासेज जनरली हाई होते हैं। इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वैन डर वाल फोर्सेस होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इनके अंदर बहुत लंबी चेन बनती हैं जिसकी वजह से जो वैन डर वाल फोर्सेस होते हैं वो इसके अंदर वीक वैन डर वाल फोर्सेस होते हैं, इनके अंदर स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल फोर्सेस होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। अगर कंसंट्रेशन हाई है तो वैन डर वाल फोर्सेस भी हाई होते हैं, अगर कंसंट्रेशन कम है तो जो वैन डर वाल फोर्सेस होते हैं वो भी हमारे वीक होते हैं। ये आपके रिवीजन के कुछ क्वेश्चंस थे। होप सो आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, इनको प्रिपेयर कीजिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। बाय।